गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर में जो वायरस जो होता है विषाणु, उसके बारे में बताऊंगी कि विषाणु जो होता है वो जीवों में किसी वर्गीकरण में विषाणु का उचित स्थान नहीं है, क्योंकि इनकी संरचना अत्यंत सरल एवं क्या होती है, आकोशिकीय होती है ना। साथ ही ये अन्य जीवों की अनुपस्थिति में स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो जो विषाणु जो होता है, विष के अणु, विषाणु का तात्पर्य क्या होता है, विष के अणु, अर्थात वायरस लैटिन भाषा का एक शब्द है। वायरस लैटिन भाषा का एक शब्द कहलाता है जिसका अर्थ है विकृत विष, यानी कि विकृत विष हो जाता है जो संक्रमण करता है और अत्यंत छोटा तथा अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मतलब संरचनाएं इतनी माइक्रो स्ट्रक्चर होता है कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉनस्कोपी के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं, अकॉर्डिंग, अगर अन्यथा इन्हें विषाणु नहीं देखा जा सकता। देखो, विषाणु विज्ञान, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजिस्ट या फिर विषाणु विज्ञान की भी कहते हैं। विषाणु द्वारा पौधे, जंतु तथा मनुष्य अत्यधिक संक्रामक होते हैं एवं ये छूत का रोग भी उत्पन्न, विषाणु जो होता है ये छूत का डिजीज भी विषाणु के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तथा डी आइनोवेस्की जो थे, तो आइनोवेस्की ने 1892 में सर्वप्रथम पादप विषाणु एक रोग खोज किया था जो तंबाकू में था। यानी तंबाकू को निचोड़ कर जीवाणु को क्या फिल्टर किया, तो जीवाणु रहित कर देने पर उसमें स्वस्थ पौधे उत्पन्न हो गए। यानी कि जो इसका वायरस था उसको तंबाकू के पौधे से हटा दिया तो स्वस्थ पौधे उत्पन्न हुए। ठीक है, तंबाकू के मोजेक रोग हो जाता है, तंबाकू में एक मोजेक रोग हो जाता है इस वायरस के कारण। इसके बाद क्या होता है, स्टेनल ने तथा रवे ने विषाणु को सर्वप्रथम रवे के या क्रिस्टल में प्राप्त किए। किसने, स्टेनल ने क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किए। अब हम आपको बता सकते हैं कि नेचर ऑफ वायरस एंड बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ द वायरस। ओके, तो विषाणु प्राकृतिक एवं विषाणु का जैविक स्थान जो होता है, तो आपको मैं बता दूं कि विषाणु कणिकामय संरचनाएं होती हैं। साथ ही इनकी प्रकृति क्या होती है, विषम या माइकोप्लाज्म के सिद्धांत में, जीवाणु सिद्धांत वगैरह के अनुसार ये अधिकांश जीवाणु फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, मतलब इसको बैक्टीरिया को फिल्टर नहीं किया जा सकता। साथ ही ये विषाणु संवर्धन या कल्चर को मतलब नहीं किया जा सकता, विषाणुओं का कल्चर। साथ ही विषाणु अपने विशिष्ट परपोषी लक्षण उत्पन्न करते हैं, मीन्स, और साथ ही ये इसके बाद विषाणु सजीव के लक्षण और विषाणु में निर्जीव दोनों के लक्षण प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी वायरस या विषाणु को कहा जाता है। इनकी एक निश्चित रूप, एक निश्चित आकार होता है। देखिए, विषाणु का एक निश्चित रूप होता है और एक निश्चित आकार होता है। इनमें जीवित कोशिकाओं के गुण पाए जाते हैं, साथ ही इसमें डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये विषाणु में जीवित के लक्षण पाया जाता है। ये अनिवार्य परजीवी भी की भांति कार्य करते हैं, साथ ही इसमें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन भी विषाणुओं में पाया जाता है। तो एक ही क्लियर हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं विषाणुओं में निर्जीव के कलेक्टर ऐसा होता है कि क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है, तथा साथ ही इसमें श्वसन नहीं होता, विषाणु में क्या रिस्पायरेशन नहीं होता है, साथ ही मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि जो विषाणु जो होता है, तो विषाणु मतलब निर्जीव भी गुण पाया जाता है और साथ में इसमें सजीव के गुण भी पाए जाते हैं विषाणु में। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे कि विषाणु जो होता है कोशिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, इनमें क्या, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति तथा कोशिकांग का अभाव होता है, तो हम परजीविता की जीन स्तर नहीं होता, अतः ये पूर्ण परजीवी होते हैं, पूर्ण तरह क्या होते हैं, कंप्लीट पैरासाइट कहलाते हैं। विषाणु ना तो जीवित जीव है, ना ही ये अक्रिय रसायन होते हैं, मतलब विषाणु ना तो जीवित जीव है और ना ही अक्रिय रसायन है। देखिए, तो विषाणु एक विषाणु होता है, यह ना तो जीवित होता है ना ही निर्जीव होता है, दोनों के बीच की कड़ी होता है। तो इसको किसने बताया था, सर्वप्रथम एंड्रेन लोफ नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, या बोल सकते हैं अपन। फिर देखिए, विषाणु की जो संरचना जो होती है, तो विषाणु की आकृति दंडाकार भी होते हैं, वर्गाकार भी होते हैं, ईंट के आकार के भी होते हैं, कुंडलित होते हैं, टैडपोल के आकार के भी होते हैं। ओके, तो ये तो विषाणु हो गया। देखिए, विषाणु में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल, दो भागों का बना हुआ होता है। पहला भाग होता है न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा होता है प्रोटीन। तो विषाणु दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है जो आरएनए और डीएनए का बना हुआ होता है, तथा प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल के चार जो प्रोटीन जो वाला घिरा हुआ भाग होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन कैप्सिड कहते हैं, तो इसमें अनेक समान उप इकाइयां भी
पाई जाती हैं। ठीक है, विषाणु के प्रकार जो होते हैं, पादप विषाणु होता है, जंतु विषाणु होता है, जीवाणु भोजी होता है, जिसे बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। तो विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, जंतु भोजी, जंतु विषाणु, पादप विषाणु और जीवाणु भोजी विषाणु। इतना क्लियर हो गया। अभी देखते हैं इनका नामकरण जो किया जाता है। तो इनका वर्गीकरण जो किया गया था लोबहार्न टुर्टनियर ने, और क्या कहते हैं, सर्वप्रथम इनको क्या किया, वर्गीकरण के बारे में। विषाणुओं का एक संघ होता है जिसे बायरा में रखा गया। विषाणु का जो संघ होता है जिसे फाइलम कहते हैं, तो विषाणु के जो संघ या फाइलम को किसमें रखा गया, बायरा में रखा गया, जिसमें डीएनए आरएनए उपस्थित थे। क्रमशः इसमें 2 सब फाइलम होते हैं, डीऑक्सीवायरा और दूसरा राइबोवायरा। मतलब फाइलम जो होता है इसके भी 2 सब फाइलम होते हैं, या 2 सब फाइलम के साथ उप सब फाइलम कहलाते हैं। तो सब फाइलम में पहला होता है डीऑक्सीवायरा और दूसरा होता है राइबोवायरा कहलाता है। ठीक है, देखिए कैप्सिड एवं आवरण जो होता है, प्रकृति के आधार पर इनको ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर को और फैमिली में भी विभक्त किया गया है। अब देखिए नॉम लिटरेचर जो होता है, जो वायरस जो होता है, इसका नामकरण जो होता है द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण करना कठिन है, क्योंकि इसका नाम लिटरेचर या फिर इसका नाम देना, विषाणु का नामकरण अंतरराष्ट्रीय संस्था विषाणु को नामकरण की पद्धति के लिए 2 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग विषाणु का सामान्य प्रदर्शित करता है, द्वितीय भाग जो होता है कोडित सूच करता है। इसको क्रिप्टोग्राम कहते हैं। याद रखिए, कोडित सूचना का जो भाग होता है विषाणु का, इसको क्रिप्टोग्राम कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 4 जोड़े होते हैं। प्रथम जोड़ा जो होता है न्यूक्लिक अम्ल प्रकार का होता है, तो 2 न्यूक्लिक अम्ल के स्टैंड का बना हुआ होता है। द्वितीय जोड़ा जो होता है न्यूक्लिक अम्ल के अणु दर पाई जाती हैं, जिसमें 10 लाख न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तृतीय जोड़ा विषाणु की आकृति को प्रदर्शित करता है। चतुर्थ जोड़ा पोषक का प्रकार बताता है। ठीक है, टीएमवी का क्रिप्टोग्राम इस प्रकार से होता है, R/1:2/5 E/E रेशो S/A। मीन्स प्रथम जोड़ा R, एकल स्टैंड जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, न्यूक्लिक भाग जो होता है इसका, न्यूक्लिक वाला सेकेंड पेयर जो होता है वो 5%, 2 से 5% होता है। देन इसमें विषाणु लंबा इलोंगेटेड जो होता है, ई का मतलब इलोंगेटेड, न्यूक्लियोकैप्सिड की आकृति ई होती है। बीजाणुधारी मीन्स क्या कहलाता है, इसमें बीजाणु या सीड प्लांट मतलब होता है सीड, और ए मतलब होता है एयर, संचारण कर सकता है। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको इसमें बताऊंगी तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैं इसका डायग्राम भी आपको इसमें शो कर दूंगी। तो देखिए जो टीएमवी जो होता है इसे टोबैको मोज़ेक वायरस भी कहा जाता है। छड़ या सुई के नुमा का होता है। किस टाइप का होता है, छड़ के समान का ये होता है। इसे आरएनए के द्वारा भी क्या किया जाता है, स्थित होता है। ठीक है, देखिए मैं इसको आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था, R/1:2:5/E/E/S/A है। तो ये क्या पूरा इसका ये एक फार्मूला हो जाता है। और ये देखिए टोबैको मोज़ेक टीएमवी की आकृति होती है, जिसमें आरएनए हेलिक्स होता है, कैप्सोमियर पाया जाता है। देखिए ये एक सुई के छड़ के समान कैप्सिड कहते हैं। छोटी छोटी उप इकाइयाँ पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी जो उप इकाइयाँ हैं इनको कैप्सोमियर कहते हैं। टीएमवी का माप जो होता है, देखिए 100 एंगस्ट्रॉन से लेकर 170 एंगस्ट्रॉन तक का आणविक भार होता है। ये 40 लाख होता है। इसकी जटिल संरचना 2 घटक होते हैं, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। प्रोटीन कुंडलित होकर के खोखली नली बनाते हैं। प्रोटीन में मध्य आरएनए का एक स्टैंड अणु पाया जाता है। देखिए आरएनए का ये हेलिक्स या स्टैंड अणु पाया जाता है, जिसमें लगभग 2.5 लाख होते हैं। टीएमवी के न्यूक्लिक अम्ल में विषाणु का निर्माण होता है और आनुवंशिक सूचनाओं को ये क्या करता है, वाहन करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं टीएमवी का ये स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो विषाणु जनन अथवा गुणन जो होता है, रिप्रोडक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन जो होता है, वाहक कीट अथवा कोशिकाओं के चोटिल हो जाने के कारण इसमें क्या कभी भित्ति कहीं कहीं फट जाती है और इसके पश्चात विषाणु प्लाज्मा तथा घोल में कोशिका द्रव में चला जाता है। इसे सामान्यतः लाइसोसोम एंजाइम द्वारा घुलनशील बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखिए फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, समझ पाएंगे कि विषाणु की संरचना जो होती है, विषाणु की संरचना पादप विषाणु में अलग कीटों के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, संचारण में, और फिर इसके बाद आ जाएंगे ट्रांसमिशन या संचारण। तो विषाणु का संचारण पौधों के द्वारा भी रोग फैलाते हैं, कीटों के द्वारा भी विषाणु रोग फैलाते हैं, मिट्टी के द्वारा भी विषाणु में रोग फैलता है, साथ ही बीजों के द्वारा, परागण के द्वारा, इन सब के द्वारा क्या होता है, विषाणु में जो होते हैं उसमें रोग
फैलता है, ये क्लियर हो गया। फिर देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ वायरस। वायरस जो होता है इसका आर्थिक अत्यधिक महत्व होता है, लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभकारी होने के साथ साथ क्या होता है, ये जीवाणुओं के रोकथाम के लिए, हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए विषाणु का यूज किया जा सकता है। फसलों के हानिकारक सफ़ेद तितली, कैटरपिलर लार्वा आदि को नष्ट कर सकते हैं ये। ठीक ही जो हानिकारक जो मनुष्य के लिए संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये हानिकारक भी होते हैं। तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है, जो केले का गुच्छिका चूड़ा रोग होता है। साथ ही पपीते में कुंचित कुंडली रोग भी, लीफ कर्ल रोग जिसको कहते हैं। विषाणु जनित जंतु रोग जो होते हैं, जंतुओं में या एनिमल में, पशु जो होता है फूड एंड माउथ रोग हो जाता है। दूसरा एनीफेलाइटिस रोग हो जाता है, इसके द्वारा विषाणु द्वारा। पोलियोमेलाइटिस रोग हो जाता है। साथ ही जो मानव में जो होता है इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर हो जाता है। साथ ही इसमें मेल्स हो जाता है एंड स्मॉल पॉक्स हो जाता है, एड्स होता है और डेंगू का ज्वार जो होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा हो विषाणु द्वारा होने वाले रोग होते हैं। एड्स यानी कभी ठीक ना होने वाली एक बीमारी होती है, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफेंस और एस से सिंड्रोम बनता है। ओके, तो ये विषाणु द्वारा कुछ मैंने अभी फंडामेंटल चीज़ें बताई हैं जो वीडियो के अकॉर्डिंग, हालांकि इसका मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उस लिंक में जाके आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। अभी तो मैंने ये जो ओरल बताया है, क्योंकि ओरल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जो चीज़ मैं बताएं इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।